गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री का यूनिट 4 जो है उसका 9th वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यह चैप्टर पढ़ने से पहले अपन यूनिट 4 के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो 4th वाली यूनिट है वह है हमारी टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो हम अभी तक हमने जो पढ़ा है, पहले के समय से धीरे धीरे डेवलपमेंट हमने देखा, और आज हम बात कर रहे हैं टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन मतलब धीरे धीरे जो एक नई तकनीकी युग आने लगा, जो नया आधुनिक समय आने लगा, उस आधुनिक समय के बारे में इस यूनिट के अंदर डिस्कस किया गया है, जिसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। थीम 9, 10 और 11th। जो हमारे 9th वाली थीम है वह है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मतलब किस प्रकार से एक औद्योगिक क्रांति हमें देखने को मिली, मतलब जो उद्योग क्षेत्र हैं, जो इंडस्ट्रिया हैं, इंडस्ट्रियल जो फील्ड है, उसमें किस प्रकार से एक क्रांति आई, मतलब किस प्रकार से उसमें अचानक से एक डेवलपमेंट हमें देखने को मिला इस समय में। तो उसको लेकर यह हमारा एक थीम 9 वाला जो चैप्टर है, तो इसको अपन पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडर्नाइजेशन मतलब यही होता है कि किस प्रकार से आधुनिकता धीरे धीरे आगे बढ़ी और किस प्रकार से हमारी जो सोसाइटी है इसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अगर अपन इस समय की बात करें तो हमारा जो टाइमलाइन 4th है, यह 1700 से लेकर 2000 के बीच का समय है। मतलब 17th से लेकर 20th सेंचुरी जो है हमारी, उसके बीच की ये समय की बात की जा रही है। वहाँ पे किस प्रकार से, अब जैसे अपन 21st सेंचुरी में रहते हैं, 21st सेंचुरी तक आते आते हमने किस किस प्रकार से डेवलपमेंट को देखा है, यह इस हमें यूनिट में और इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। अब हम वापस आते हैं अपनी इस थीम के ऊपर। तो हमारी जो ये थीम 9 है, इसका नाम है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि जो औद्योगिक क्रांति आई, मतलब जो औद्योगिक जगत है, मतलब जो इंडस्ट्रियल फील्ड है, उसमें किस प्रकार से एक अचानक से सडनली हमें डेवलपमेंट देखने को मिला इन 300 ईयर्स में। जो हमने 17 से लेकर 2000 तक की बात करी, वहाँ तक इसके बीच में किस किस प्रकार से डेवलपमेंट देखने को मिला। तो इसमें दे भी रखा है जैसे कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द इकोनॉमी इन ब्रिटेन बिटवीन द 1780s एंड द 1850s इज़ कॉल्ड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मतलब इन्होंने कहा है कि जो 1780 से लेकर 1850 के बीच में जो हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिटेन के अंदर देखने को मिला। ब्रिटेन मतलब देखो उस समय का एक डेवलप स्टेट का एक मतलब स्टेट था। तो ब्रिटेन को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, जो कि 1780 से लेकर 1850 तक हमें इसके बीच के समय की बात की जा रही है। अगर आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करेंगे तो इसको देखो, इस शब्द की शुरुआत अगर अपन देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि यूरोपियन जो स्कॉलर्स हैं, जॉर्ज मैकलेट, उन्होंने इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। उसके बाद फ्रांस के जो थे फ्रेडरिच एगल्स, उन्होंने भी जर्मनी के अंदर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है। मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखते हो तो जो एस्टन थे, उन्होंने एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रूप में इसको सेलिब्रेट करा था ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन के समय में उस समय क्या होता था कि देयर वाज अ रिमार्केबल इकोनॉमिकल ग्रोथ फ्रॉम द 1780s टू 1820s इन द कॉटन एंड द आयरन इंडस्ट्री, इन कोल माइनिंग, इन द बिल्डिंग ऑफ रोड्स एंड कैनल्स। मतलब जिस जिस प्रकार से अलग अलग फील्ड में ब्रिटेन के अंदर ये जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था, इसको उन्होंने क्या करा कि एक प्रकार से एक रिवॉल्यूशन की तरह सेलिब्रेट करा। तो इसलिए इंग्लैंड के अंदर वो जो समय था, वहाँ से हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और अब हम बात करते हैं कि वाई ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन में ही क्यों। तो ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि ब्रिटेन एक पहला ऐसा देश था जिसने सबसे पहले एक मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। इसका रीज़न क्या था कि वहाँ की जो पॉलिटिकल इश्यूज़ थे वो एकदम स्टेबल थे। मतलब जैसे हम देखते हैं कि 17th सेंचुरी से ही ब्रिटेन ने अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ जो थे उसको स्टेबल किया था। और हम देखते हैं जैसे हमारे ऊपर भी ब्रिटेन ने राज करा। अब ब्रिटेन के अंदर उस समय कौन कौन शामिल थे, तो ब्रिटेन का जो किंगडम था उसके अंदर वेल्स था, स्कॉटलैंड था और इंग्लैंड था। इन सब ने मिलकर अपना एक अलग ही किंगडम तैयार किया हुआ था, जिसको अपन द ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। तो वो इस प्रकार की चीज़ों के लिए जाना जाता था। अब ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के अंदर टाउन, ट्रेड्स और फाइनेंस किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। तो 18th सेंचुरी के अंदर क्या होता कि बहुत सारे यूरोपियन टाउन्स जो है वो ग्रोथ करने लगे, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। और जो 19 यूरोपियन सिटीज़ थी जिनकी पॉपुलेशन लगभग लगभग डबल हो गई, कहाँ से कहाँ तक, 1750 से लेकर सन 1800 के बीच में। और उन
19 यूरोपियन सिटीज़ के अंदर से 11 वर इन ब्रिटेन, 11 तो ब्रिटेन के अंदर थी। तो हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से टाउन डेवलपमेंट हमें देखने को मिला ब्रिटेन के अंदर। अगर आप ट्रेड की बात करोगे तो लंदन हैज़ ऑल्सो acquired a global significance. By the 18th century, the center of the global trade had shifted from the Mediterranean port of Italy and France to the Atlantic port of Holland and Britain. मतलब अगर आप इस समय की बात करोगे तो लंदन जो है मतलब ट्रांसपोर्ट को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर, इसमें भी सबसे मेन एक स्टेट बन के सामने आया है। तो इस प्रकार से वहाँ की फाइनेंशियल, वहाँ की ट्रेडिंग, वहाँ के टाउन्स, इस प्रकार की चीज़ें भी हमें डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा देखने को मिला है ब्रिटेन के अंदर। अगर आप कोल एंड आयरन की बात करोगे तो इंग्लैंड वाज फॉर्चुनेट इन दैट कोल एंड आयरन और, मतलब जो हमारी कोल या आयरन और मतलब उसकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी इंग्लैंड मतलब बहुत ही धनी है। द स्टेपल मटेरियल्स फॉर द मैकेनाइजेशंस वर प्लेंटीफुली अवेलेबल। वहाँ पे जो कच्चा माल होता है वो मैकेनिकल या मशीनरीज जो काम होते हैं उसके लिए बड़े ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। एज़ वर अदर मिनरल्स, जैसे अदर मिनरल्स लाइक लीड, कॉपर एंड टीन, उसकी तरह ऑटो मतलब आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। दैट वर यूज्ड इन इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब जो आयरन होता है, आयरन इज़ ड्रॉन आउट फ्रॉम और एज अ प्योर लिक्विड मेटल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग। मतलब आयरन को है कि हमें जो धातुएं प्राप्त होती हैं, जो प्योर धातु, उससे मतलब स्मेल्टिंग के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें आयरन और जो वो भी प्राप्त हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे खनिज। इसके अलावा भी हमें जो प्राप्त होते हैं, मिनरल्स प्राप्त होते हैं, तो वो भी उसके लिहाज से भी अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन एक काफ़ी धनी देश है। अगर आप कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग की बात करोगे तो ब्रिटेन, उसमें भी डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द ब्रिटेन हैड ऑलवेज वोवन क्लॉथ्स आउट ऑफ वूल एंड फ्लैक्स। फ्रॉम द 17th century द कंट्री हैड बीन इम्पोर्टिंग बेल्स ऑफ कॉटन क्लॉथ्स फ्रॉम इंडिया एट ग्रेट कॉस्ट। हम देखते हैं कि इंडिया से बहुत सारा, एक बहुत ही चीपेस्ट कॉस्ट के अंदर जो कॉटन था उसको वो एक प्रकार से इंडिया से वहाँ तक पहुँचा देते थे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि एज द ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज, क्योंकि इंडिया के अंदर उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेडिंग यहाँ से शुरू कर दिया था, वो स्टेबल हो चुकी थी। तो वो इंडिया से सस्ते कीमत पे यह सारी चीज़ें खरीद कर इंग्लैंड तक आसानी से पहुँचा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की इंडस्ट्रियों को वो सारी चीज़ें बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल हो जाती थी। तो इसलिए वहाँ पे इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हमें शुरू से ही देखने को मिलता है, क्योंकि वो चीज़ें उनको अवेलेबल काफ़ी आसानी से हो गई, काफ़ी कम कीमत पे हो गई। तो इस प्रकार से उसका भी डेवलपमेंट हमें वहाँ देखने को मिलता है। स्टीम पावर की बात करेंगे तो द रियलाइजेशन दैट स्टीम कुड जनरेट ट्रेमेंडस पावर वाज डिसिसिव टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मतलब जब से पता चला कि स्टीम पावर जो होता है वो इंडस्ट्रियल, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके ऊपर भी फोकस किया गया। वाटर एज हाइड्रोलिक पावर्स हैड बीन द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज़। मतलब बहुत सारे समय से ऐसा होता है कि जो पानी से बिजली बन रही है और बिजली से जो पावर हमें जनरेट होकर प्राप्त हो रहा है वही हम लगातार यूज़ करते थे, बट इट हैड बीन लिमिटेड फॉर सर्टेन एरियाज़। लेकिन ये कुछ समय और कुछ एरियाज़ के लिए ही लिमिटेशन रखता था। तो इसलिए जब इसकी डिमांड बढ़ने लगी, इसका जो फ्लो बढ़ने लगा, तो नाउ इट वाज यूज्ड डिफरेंटली। तो इसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाने लगा। स्टीम पावर प्रोवाइडेड प्रेशर एट हाई टेम्परेचर दैट एनेबल द यूज़ ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ मशीनरी। बड़ी बड़ी मशीनों को इस्तेमाल करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। कैनल्स एंड रेलवेज। तो देखो कैनल्स मतलब क्या होता है कि जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पहले क्या होता था कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़रूरी होता था, और कॉल जो होते थे इसको मतलब आसानी से ट्रांसपोर्टेशन सिटीज़ तक कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता था। तो बहुत सारे कैनल्स और रेलवे रूट्स तैयार किए गए। अब ये जो कैनल्स थे इनका मेन काम क्या था कि उनकी मदद से जो कॉल होता था या फिर अलग अलग जो मिनरल्स होते थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी ही आसानी से, सुलभता से, कम समय में पहुंचाया जा सके। तो उसके लिए कैनल्स डेवलप किए गए, रेलवे रूट्स तैयार किए गए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन और भी आसान हो गया। तो ये इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक था यहाँ तक हमने इसको डिस्कस करा है, और आगे की जो चीज़ें हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल करवा देंगे। आई होप कि
अभी तक जो हमने इस पहले पार्ट में थीम 9 को जो देखा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।